कहानी की शुरुआत में हम बहुत से लोगों को माइनिंग की खुदाई के लिए जाते हुए देखते हैं। ये एक गोल्ड माइन थी जहां से सोना निकाला जाता था। इस माइन का मालिक भी अपने बेटे के साथ यहाँ काम करने के लिए आता है। तभी उसका बेटा बताता है कि वो काम करने वाले अपने टूल्स तो घर ही भूल आया, जिन्हें घर से वापस लेने के लिए जैसे वो मुड़ता है तो एकदम से कोई चीज उसे खींच लेती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके डैड उसे बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो चीज उसके डैड को भी मार गिराती है और हमें बस एक क्रिएचर के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। सीन कट होकर काफी सालों बाद हम एरियन नाम की एक लड़की से मिलते हैं। वो उसी एक्सीडेंट पर रिसर्च कर रही थी जिस एक्सीडेंट में माइनिंग के दौरान हजारों लोग मारे गए थे। इसकी असल वजह अभी तक कोई नहीं जान पाया था, लेकिन उस हादसे के बाद वहाँ पर माइनिंग का काम बंद कर दिया गया था। अब तो वो जगह मैप्स पर भी नहीं मिलती, क्योंकि माना जाता है कि उस जगह की 70% पॉपुलेशन उसी दिन मारी गई। एरियन भी सारी इंफॉर्मेशन इसीलिए इकट्ठी कर रही थी, क्योंकि साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने उसे हायर किया था उन माइंस का दोबारा पता लगाने के लिए। उस जगह के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद वो साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ उस माइन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग माइंस के करीब पहुंचते हैं तो इनके सिग्नल चले जाते हैं। रास्ते में उतर कर एरियन एक शॉपकीपर से उस माइन का पता पूछती है, लेकिन वो इन माइंस के यहाँ होने के बारे में साफ इंकार कर देता है। एरियन जब उसके ऊपर जोर डालती है तो गुस्से में वो पूछता है, तुम्हें वहाँ जाकर करना क्या है, चली जाओ यहाँ से वापस। हम नोटिस करते हैं कि इस स्टोर में खड़ा हुआ एक आदमी चुपके से इनकी बातें सुन रहा था, जो किसी को कॉल करके कहता है कि बस खतरा आने वाला है। एरियन अपने ग्रुप के साथ यहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने पर वो नोटिस करती है कि एक कार लगातार उनका पीछा कर रही थी। उनको चकमा देने के लिए एरियन माइंस की तरफ जाने के बजाय जंगल में आगे की तरफ बढ़ जाती है, और जिस पॉइंट पर माइंस थी पीछा करने वाला आदमी उस पॉइंट पर रुककर फिर वापस चला जाता है। एरियन अपने ग्रुप को बताती है कि असल में वो सिर्फ यही जानने के लिए आया था कि क्या हम माइंस की तरफ तो नहीं जा रहे। उसके वापस जाते ही ये लोग पीछे माइंस की तरफ बढ़ जाते हैं, ये देखे बगैर कि माइंस के रास्ते में एक बहुत बड़ा डेंजर का बोर्ड लगा हुआ था। फाइनली ये लोग माइंस की एंट्रेंस तक भी पहुंच जाते हैं, जिसके गेट में हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था, यानी यहाँ से गुजरना इतना आसान नहीं था। लेकिन एरियन अपने ग्रुप के लिए यहाँ पर भी एक रास्ता बना लेती है। एक टूटे हुए पेड़ के ऊपर रस्सी डालते हुए ये लोग माइंस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते हुए उन्हें शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट यहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। बाद में इस जगह पर कैंप लगाते हैं और फिर इस जगह पर मौजूद एकदम से सारी हिल्स के गायब होने के पीछे के राज के बारे में बात करने लगते हैं। एक साइंटिस्ट का मानना था कि ये जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से हुआ होगा, जबकि दूसरे साइंटिस्ट का मानना था कि यहाँ बहुत बड़ा सिंक होल बन गया होगा। लेकिन तीसरा साइंटिस्ट कहता है कि इस सब के पीछे यूएस गवर्नमेंट है, क्योंकि एक बार रशिया ने जमीन के अंदर सबसे गहरा गड्ढा खोदने की कोशिश की थी। मैं भी रशिया का मुकाबला करने के लिए यूएस गवर्नमेंट भी ऐसा ही कुछ करना चाहती हो, जिस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट इतने बुरे निकले होंगे कि उन्हें ये सब बंद करना पड़ा। वो यहाँ बाकी लोगों को एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जो रशियंस ने जमीन की गहराई से रिकॉर्ड की थी, जिसमें किसी क्रिएचर की आवाज लग रही थी। लेकिन दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, ये सिर्फ जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स की आवाजें हैं। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ की रखवाली करने वाला एक आदमी ये नोटिस करता है कि उनके गेट की ग्रिल्स अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, जो कि एक जानवर तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब अंदर कोई था। वो लोग यहाँ पर कुछ और क्लूज ढूंढने लग जाते हैं, और दूसरा आदमी जैसे यहाँ पर एक गेट को देखने लगता है तो अचानक ही एक अजीब सी क्रिएचर उसे उसके अंदर ही खींच लेती है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम पॉल है वो शॉक रह जाता है और अपने ग्रुप को जाकर कहता है कि साइंटिस्ट जो अभी इस जगह आए हैं उन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। साफ मतलब था कि आगे रहने वालों को ये बात मालूम थी कि इस जगह पर साइंटिस्ट आए हुए हैं। सुबह होने पर साइंटिस्ट अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। देखने पर उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर बहुत सारे मेगाफोन्स और स्टूडियो फॉर्म्स लगे हुए हैं, जिसमें मेगाफोन्स बारीक बारीक आवाजें रिकॉर्ड करने, जबकि स्टूडियो फॉर्म साउंड प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें जमीन के नीचे एक ग्रिल दिखती है, जिसके नीचे से बहुत सा धुआं आ रहा था। इससे पहले कि ये लोग इस धुएं के सैंपल इकट्ठे करते, यहाँ उन्हें वही कार दिखाई देती है जो पिछले दिन उनका पीछा कर रही थी। इस कार को देखकर ये सब लोग छुप जाते हैं, और कार के बाहर जाने के बाद ये लोग अपना काम दोबारा स्टार्ट करते हैं। एरियन अब इन सब से कहती है कि आप लोगों को जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि ये लोकल्स हमारे बारे में जानते हैं, वो किसी भी टाइम हमें पकड़ लेंगे। और फाइनली अब इन्हें एक ऐसा घर दिखाई देता है जो दिखने
में काफी नया लग रहा था, जैसे यहाँ कोई रहता हो, लेकिन अभी इन्हें यहाँ कोई नजर नहीं आता। ये लोग एक कैमरे के जरिए इस कमरे को रिकॉर्ड करने लगते हैं और तभी यहाँ इन्हें बहुत सी और गैस के सैंपल्स नजर आते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कहीं ये गैस यहाँ के लोगों के गायब होने की वजह तो नहीं। एरियन आगे जाकर अब इस घर का पिछला दरवाजा खोलती है तो ये लोग फाइनली माइनिंग एरिया की तरफ पहुंच चुके थे। इसे देखकर ये साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आखिर उन्हें वो जगह मिल ही गई थी जिसके बारे में उन्होंने कहानियां पढ़ी थी। माइनिंग वाले सारे एरिया को हाई वोल्टेज करंट वाले गेट से बंद किया गया था। ये लोग सबसे पहले जाकर उस गेट का करंट डिसेबल करते हैं और फिर उन गेट्स को खोलने लग जाते हैं, जिसे खोलने के बाद वो एक रस्सी के जरिए एक स्कैनर होल के अंदर भेजते हैं। लेकिन इन्हें स्कैनर के जरिए दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, बस इन्हें होल के अंदर बहुत सारी एंथ्रासाइट्स दिखती हैं जो कि बहुत ही रेयर और महंगी मेटल होती है। ये देखकर सारे साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं। एकदम से एक साइंटिस्ट को नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज एकदम से इतनी तेज हो जाती है कि उसके कान में भी दर्द होने लगता है। गलती से उस साइंटिस्ट का पांव एक रस्सी पर रखा जाता है और कोई न दिखने वाली फोर्स उस आदमी को इसी रस्सी के जरिए उस होल के अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और अब होल के अंदर से वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। ये सुनकर एरियन और उसका एक साथी जेमी एक रस्सी के सहारे उस होल के अंदर जाते हैं। यहाँ बहुत अंधेरा था और इसी अंधेरे में एरियन किसी चीज के चलने का शैडो देखती है। यहाँ इस होल में से बहुत सी अजीब गैसेस भी निकल रही थी जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना था। लेकिन एरियन का साथी उसे कहता है कि मैं अपने दूसरे साथी को लिए बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा। इतनी देर में ऊपर की तरफ यहाँ का लोकल आदमी आ जाता है जिसके हाथ में गन थी और वो ये देखकर इन लोगों पर गुस्सा हो रहा था कि उन लोगों ने ये गेट्स खोल दी। वो जल्दी से उन रस्सियों को काटने लगता है। वो नहीं जानता था कि इन्हीं रस्सियों के जरिए एरियन और उसका साथी जेमी अंदर गए हैं। एक रोप के कटते ही ये दोनों डर जाते हैं और जल्दी से एक ही रस्सी के जरिए वापस ऊपर आते हैं। इनके पास अपनी मदद को बुलाने के लिए कोई भी नहीं था। ऊपर से लोकल आदमी लगातार इनके ऊपर गुस्सा किए जा रहा था। उसे चुप करवाने के लिए इनमें से एक आदमी उसके ऊपर उसी की गन से हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है और अब न चाहते हुए भी ये लोग इस आदमी की कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और ये लोग किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते। अपने साथी को भी इन्होंने होल के अंदर ही छोड़ दिया, ये फैसला करते हुए कि इन दोनों को बचाने के लिए ये लोग वापस आ जाएंगे। उस आदमी की कार के जरिए ये लोग बहुत ही तेजी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में थे, लेकिन अचानक इनकी कार का टायर फट जाता है। ये लोग जल्द ही किसी शहर या गांव तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन जंगल से निकलने से पहले इन्हें अजीब आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ वो लोकल आदमी जिसे लोग माइंस के पास ही बेहोश छोड़ आए थे, होश आने पर वो एक रेडियो के जरिए अपने साथियों को ये बताता है कि साइंटिस्ट ने यहाँ के गेट्स खोल दिए हैं और अब यहाँ खतरा है। इससे पहले कि वो कुछ और डिटेल्स उसे बताता, एकदम से एक मिस्टीरियस सी क्रिएचर उसे हमला करके मार डालती है, जिससे सभी लोगों को अब यहाँ पर आए खतरे के बारे में पता चल चुका था। यहाँ एरियन का ग्रुप जो तेजी से जंगल से निकलकर किसी भी गांव टाउन तक पहुंचने की कोशिश में था, उन्हें जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये अजीब आवाज बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे पिछली रात साइंटिस्ट ने उन्हें रिकॉर्डिंग में सुनाई थी। डर कर ये लोग अपनी फ्लैश लाइट भी ऑफ कर देते हैं और एरियन नाइट विजन के जरिए यहाँ पर चीजें देखना शुरू करती है और एकदम से उसके सामने एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे बचने के लिए ये लोग भागने लगते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर उनके एक साथी के ऊपर हमला कर चुका था। वो एरियन को भी पकड़ने वाला था, लेकिन वो उसे धक्का देते हुए अपने से दूर करती है और भागते हुए अपने बाकी साथियों तक पहुंच जाती है, जो इस टाइम रोड के पास पहुंच चुके थे। ये लोग यहाँ एक ट्रक को भी रोकते हैं, जिसके पीछे ये तीनों चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में अब ये लोग पास के एक टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ जाकर ये नोटिस करते हैं कि यहाँ के लोकल्स किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सेल्बी इन्हें भी एक सेफ घर में लेकर जाती है, जहाँ जाकर इन्हें मालूम होता है कि सेल्बी को पहले से इन मॉन्स्टर्स के बारे में पता था। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पॉल भी आ जाता है, जिसे पहले भी हमने माइंस के पास देखा था। वो इन सबसे कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा बिजनेस यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि तुम जैसा कोई आकर यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत ना फैला दे, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। इन्हीं बातों के दौरान पॉल को एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि अब उस होल में से बहुत से क्रिएचर्स बाहर निकलने लगे हैं और अब पॉल को उस होल को बंद करना है ताकि उन क्रिएचर्स को रोका जा सके। एकदम से उन्हें अपने करीब से भी क्रिएचर की आवाज आती है, यानी क्रिएचर वहां से निकलकर इस टाउन तक भी पहुंच गए थे। उससे बचने के लिए ये सब एक ट्रक के पीछे
छुप जाते हैं। रेडियो के जरिए इन्हें मैसेज मिलता है किसी और सेफ हाउस तक जाने का, क्योंकि यहाँ तक बहुत से मॉन्स्टर्स आ चुके थे। सबसे करीब जो सेफ हाउस था वो पहाड़ी के ऊपर था। ट्रक ड्राइवर जो इन सब की मदद करके इन्हें यहाँ तक लेकर आया था वो काफी बूढ़ा था। वो जानता था कि वो इतनी जल्दी भागकर पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए वो अपने आप को वॉलंटियर करने का फैसला करता है। वो सबको यहाँ से भाग जाने को कहता है और खुद मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहीं खड़ा रह जाता है। यहाँ इन लोगों के हाथ से वो एक अजीब सी बम नुमा चीज भी लेता है और क्रिएचर्स के पास जाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी क्रिएचर के साथ साथ वो भी जलकर मारा जाता है। दूसरी तरफ ये पूरा ग्रुप भी अब दूसरे सेफ हाउस में पहुंच जाता है। एरियन के साथी ने उन्हें बताया था कि इन्हें बिल्कुल खामोश रहना है, जिससे मॉन्स्टर्स को इनका पता नहीं चलेगा। ये सब बहुत खामोश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम से उनके रेडियो से निकलने वाली आवाज इस क्रिएचर को अट्रैक्ट कर देती है। वो एक ही पंच मारते हुए दरवाजा तोड़ देता है और दूसरा पंच जेमी को मारता है। उसके फ्लोर पर गिरने की वजह से नीचे फ्लोर टूट जाता है और तब इन्हें यहाँ एक सीक्रेट टनल दिखाई देती है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से इसके अंदर चले जाते हैं और भागते हुए इसी टनल के जरिए वो हॉल में पहुंचते हैं। अपने पीछे वो मॉन्स्टर्स की आवाजें सुन पा रहे थे, इसीलिए एरियन के साथ ही इनसे कहती है कि मैं क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ रुकती हूँ, आप सब भागते रहें। भागते हुए फाइनली इन तीनों को यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है और फेंस तोड़कर ये बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब इनके सामने और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, जिनको मारने के लिए यहाँ पर एरियन का दूसरा साथी एक ग्रेनेड निकाल लेता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर ग्रेनेड ब्लास्ट करता, मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्रेनेड भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे मॉन्स्टर के साथ साथ वो खुद भी मारा जाता है। अब एरियन और उसका एक साथी ही बचा था। तेजी से भागते हुए इन्हें अचानक से अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, क्योंकि आगे रास्ता बहुत नैरो था। एरियन आगे बढ़ती है, लेकिन उसके दूसरे साथी से यहाँ से चला नहीं जा रहा था। साथ ही उसे लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से ही हो रहा है। वो बताता है कि वो यहाँ किसी साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं आया था। सच तो ये था कि वो यहाँ एक कंपनी के लिए आया था जो उसे बहुत सारे पैसे दे रही थी एंथ्रासाइट्स लाने के लिए, जो सिर्फ इसी जगह से मिल सकता था, और उसे वो यहाँ मिल भी गया था। ये सुनकर एरियन को यहाँ दुख तो होता है, लेकिन वो इस टाइम उसे कुछ नहीं कह सकती थी। वो उसे यहाँ हौसला देती है कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अब वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। तब एरियन कहती है कि ठीक है, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें लेने यहाँ वापस जरूर आऊंगी। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग कंट्रोलर लेकर खड़े हुए थे। इन कंट्रोलर्स के जरिए ये लोग उन मेगाफोन्स को जलाते हैं, जिन मेगाफोन्स को हमने माइंस के अंदर जगह जगह लगे हुए देखा था। दरअसल मेगाफोन से अट्रैक्ट होकर ये सारे मॉन्स्टर्स माइंस के अंदर चले जाएंगे और फिर ये लोग माइंस को तबाह कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। यहाँ एरियन भी गोलियों की आवाजें सुनकर उनकी तरफ भागना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ पर इंसान होंगे। लेकिन इतने में ही उसका सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है जो उसे देख नहीं पाया था, इसलिए वो बिना शोर किए यहाँ अंदर ही छुप जाती है। और जब उसे लगा कि वो क्रिएचर यहाँ से जा चुका है तो वो वहाँ से बाहर आती है, ये जाने बगैर कि मॉन्स्टर अभी उसके पीछे ही था, जो उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसे जब होश आता है तो वो एक केव के अंदर थी, उसके पास उसकी मरी हुई साथी लेटी थी। यहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी था। एरियन जब हिलने की कोशिश करती है तो एकदम से पैनिक हो जाती है, क्योंकि अब वो हिल नहीं पा रही थी और वो समझ चुकी थी कि वो पैरालाइज हो गई। और उसकी हलचल से यहाँ मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है, तो उसकी आवाजें सुनकर एरियन एक और बार बेहोश हो जाती है। दोबारा उसे होश आता है तो वो अपने बाकी दोनों साथियों के पास थी, जो दोनों बिल्कुल सही सलामत उससे बात कर पा रहे थे। उनमें से एक एरियन को एक ग्रेनेड देने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा साथी एरियन को बताता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स एक स्पीसीज हैं, पूरी एक कॉलोनी है। यहाँ ये मॉन्स्टर्स बिल्कुल चींटियों की तरह रहते हैं। इसी दौरान एकदम से एक बहुत बड़ी क्रिएचर आती है और एरियन के एक साथी को उठाकर अपनी मॉन्स्टर क्वीन को खिला देती है, जिसके बड़े बड़े दांतों ने एक सेकंड नहीं लगाया था उसको निगलने में। जिस टाइम क्रिएचर सब कर रही थी, एरियन आगे बढ़कर यहाँ से ग्रेनेड उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में क्रिएचर ने उसे भी पकड़ लिया ताकि वो उसे खा पाए। लेकिन इससे पहले कि वो एरियन को अपना खाना बना लेती, यहाँ उसका दूसरा साथी अपने फोन पर अलार्म चला देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स का ध्यान भटक जाता है और मौका पाते ही एरियन उस मॉन्स्टर क्वीन के मुंह में ग्रेनेड फेंक देती है, जिसके चलते एक ही सेकंड में ये मॉन्स्टर क्वीन मारी जाती है। जबकि अब बाकी मॉन्स्टर इनके पीछे ही थे। तभी इन्हें यहाँ पर एक रस्सी दिखती है, जिसके ऊपर चढ़कर एरियन तो जमीन के ऊपर वापस आ जाती है
लेकिन उसका साथी नहीं, वो बहुत ही आराम से इस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा था और ऐसे ही एक मॉन्स्टर भी उस रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो आदमी उस मॉन्स्टर को ही स्टैब करके मार देता है। लेकिन जब वो देखता है कि अब इस रस्सी के ऊपर बहुत से और मॉन्स्टर्स लटक चुके हैं, तो वो फैसला करता है कि अब उस रस्सी को ही काट देगा ताकि ये मॉन्स्टर्स ऊपर जमीन पर जाकर कोई तबाही ना मचाएं। उसके इस फैसले ने बेशक उसकी अपनी जान ले ली थी, लेकिन कई लोगों की जान बचाई भी थी। जिस टाइम ये सारे मॉन्स्टर्स मिलकर उसको खाने में लगे हुए थे, एरियन के पास ऊपर जमीन पर यहाँ बहुत से लोकल्स आ जाते हैं, जिन्होंने एरियन की मदद करते हुए उसे बचाकर बिल्कुल बाहर निकाल लिया और फिर आग से उन सभी मॉन्स्टर्स को जलाकर मार देते हैं। बचे हुए मॉन्स्टर्स अपनी जान बचाने के लिए वापस उसी होल के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ये लोग इस होल को परमानेंटली बंद कर देते हैं। और फाइनली अब ये लोग माइन से बाहर निकल आए थे। माइन से बाहर निकलने के बाद वो बूढ़ा आदमी जिसने उसकी मदद की थी, वो उसे बताता है कि तुम्हारा साथी जो केव के अंदर फंस गया था वो भी मारा गया। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वो पॉल से कहती है कि अगर मैं शहर बाहर गई और किसी को अपनी स्टोरी सुनाई तो कोई मेरी स्टोरी पर बिलीव नहीं करेगा, इसलिए वो फैसला करती है कि आज के बाद वो भी यहीं रहेगी और इन लोकल्स के साथ इस माइन की देखभाल करने में इनकी मदद करेगी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।